everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Kamini Singh and today we are going to discuss about the Vienna Convention, Montreal Protocol and Kigali Agreement all together. क्योंकि ये तीनों ही टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो हम इन्हें एक ही वीडियो में कवर करेंगे. So without wasting any time, let's get started. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन में कॉमन क्या है. तो हमें पता है कि सन से जो रेज आती हैं उसमें जो यूवी रेडिएशंस हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं और उससे प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे पहली जो लेयर है हमारे अर्थ के अराउंड, जो कि यहाँ पर ग्रीन से आपको दिख रही है, वो ट्रोपोस्फेयर है. उसके बाद जो एटमॉस्फेयर की सेकेंड लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर कहलाती है और उसी के अंदर ओजोन की, जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ये ओजोन का एक पूरा लेयर है जो कि अर्थ को सराउंड करता है ताकि यूवी रेडिएशन से हम प्रोटेक्टेड रहे. यूवी रेडिएशंस जो है वो इससे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं या फिर अगर आती भी है अंदर तो बहुत कम अमाउंट में, जो कि हमारे लिए कम हार्मफुल हो या ना हार्मफुल हो. लेकिन अगर ये ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, जो कि हो रही है, मतलब अगर ओजोन लेयर किसी भी तरफ से डिप्लीट होने का मतलब कि कम हो रही है ओजोन लेयर, यानी कि अगर इतनी मोटी लेयर थी तो वो अब धीरे धीरे पतली होती जा रही है. अगर पतली होगी तो जो प्रोटेक्शन है वो कम होता जाएगा और यूवी रेडिएशंस हम तक पहुंच जाएंगी. तो इससे बचाने के लिए वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कुछ चीजों पर बात की गई, उसके बारे में हम आगे देखेंगे. Ozone layer filters out harmful ultraviolet radiations, which is associated with an increased prevalence of skin cancer. UV radiations अगर हम तक पहुंचती हैं, हमारे स्किन पर पड़ती हैं, तो हमें स्किन कैंसर होने के चांसेस हैं, कैटरैक्ट्स होने के चांसेस हैं. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है और डिस्ट्रप्शन ऑफ मरीन इकोसिस्टम, यानी कि मरीन इकोसिस्टम जो है वो डिसरप्ट होने लगता है, एनिमल्स मरने लगते हैं या फिर उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो उतना अच्छा नहीं रहता. तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो इसके लिए हमें वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया गया. अब देखते हैं कि उसमें क्या क्या है. सो वियना कन्वेंशन वाज साइंड इन 1985, यानी कि ये साइन किया गया था 1985 में. ईयर जरूर याद रखिएगा क्योंकि ईयर पूछे जाते हैं. लेकिन ये फोर्स में, यानी कि ये लागू हुआ था 1988 में, 3 साल बाद. अब 1985 तक पूरे वर्ल्ड को, पूरे ग्लोब को पता चल गया था, इतनी हमारे पास साइंटिफिक एडवांसमेंट हो गई थी कि हमें अंडरस्टैंडिंग थी ओजोन डिप्लीशन की, यानी कि ओजोन डिप्लीट हो रही है और उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट के ऊपर. तो ये किसकी वजह से हो रही है डिप्लीट? क्योंकि हम कुछ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का यूज कर रहे हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेंट्स लाइक CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है ओजोन लेयर डिप्लीशन का. ये हमें 1985 तक पता चल गया था, इसलिए वियना कन्वेंशन को लाया गया प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के लिए. लेकिन ये लीगली बाइंडिंग नहीं था, यानी कि इसमें कोई भी लीगली बाइंडिंग टारगेट्स नहीं थे. जो भी कंट्रीज हैं वो अग्री कर सकती हैं कि हम ये चीज करेंगे और उनके पास कोई लीगल टारगेट नहीं है कि उन्हें ये करना ही करना है. इस वजह से वियना कन्वेंशन जो था वो लीगली बाइंडिंग नहीं था और वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं हुआ, बिकॉज ऑलरेडी उसमें कुछ रूल्स और लॉज नहीं थे. इसकी वजह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया, क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग था, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो भी साइन करेगी कंट्री, उसको कुछ रूल्स, कुछ नियमों के तहत चलना पड़ेगा. इट इज अ ग्लोबल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, जैसा कि मैंने बताया, बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ ODS, यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. अब फेज आउट करने का मतलब क्या है? धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ अगर हम CFC का यूज बंद कर देंगे तो हमारा काम भी सही से चल नहीं पाएगा, इसलिए इसको धीरे धीरे फेज आउट करना है. एक फेज में कुछ कंट्रीज इसको अपने कंट्री के यूजेस से हटाएंगी, कुछ और कंट्रीज कुछ दिन बाद करेंगी. इस तरीके से हमें इसे फेज आउट करना है. तो ये एक ग्लोबल एग्रीमेंट था. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज लीगली बाइंडिंग, जैसा कि मैंने बताया ये लीगली बाइंडिंग है. अडॉप्टेड ऑन 15 सितंबर 1987. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि 15 सितंबर का क्या सिग्निफिकेंस है या फिर इसे किस डे के रूप में मनाया जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा. अडॉप्ट कब किया गया था? 1987 में, यानी कि वियना कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था 1985 और 2 साल बाद ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ गया है. केम इनटू फोर्स इन 1989. दोनों ईयर्स जरूर याद रखिएगा. The protocol is to date the only UN treaty
ever that has been ratified by every country on earth, all UN member states। यानी कि ये ऐसी इकलौता प्रोटोकॉल है अभी तक का जो कि सारी कंट्रीज ने रेटिफाई किया है, यानी कि सारी कंट्री ने एग्री किया है कि दिस इज राइट, लाइक दिस नीड्स टू बी डन, दिस इज अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी केटर्ड। तो ये सारी ही कंट्रीज ने रेटिफाई किया हुआ है, इंडिया भी इसे रेटिफाई कर चुकी है और जितने भी यूएन मेंबर के स्टेट्स हैं सभी इसे रेटिफाई कर चुके हैं। डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज हैव इक्वल, देखिए फेज आउट करने का मतलब, क्योंकि अगर कोई डेवलप्ड कंट्री है वो अगर सीएफसी या फिर जो भी चीजें हैं जो कि ओडीएस के अंदर आती हैं, वो अगर उसको धीरे धीरे फेज आउट करती है तो उनकी कंट्री पे कम असर पड़ेगा। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, क्योंकि उनके पास उतनी टेक्नोलॉजीज नहीं है कि वो नई चीजें इतनी जल्दी इजाद कर सकें और उसका यूज भी करना शुरू कर सकें, तो उनके पास इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं लेकिन डिफरेंशिएटेड है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बोथ ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज हैव बाइंडिंग टाइम टारगेटेड एंड मेजरेबल कमिटमेंट्स। जैसा कि मैंने बोला कि ये लीगली बाइंडिंग है, तो इसमें इनके पास इनके बाइंडेड भी हैं कंट्रीज, टाइम टारगेटेड भी है और मेजरेबल कमिटमेंट्स भी हैं सारी ही कंट्रीज के पास, बस थोड़े से डिफरेंसेस के साथ। अब इसके बाद आया फेज आउट ऑफ HCFCs, यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को फेज आउट करना है, मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट के अंदर आया। ये कौन सी गैसेस हैं? दैट आर यूज वर्ल्ड वाइड एज फॉर रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशंस और फोम एप्लीकेशंस में ये सारी ही यूज करी जाती हैं और इनको फेज आउट करना था बिकॉज ये भी ओजोन लेयर डिप्लीशन में की रीजन थी। अब इनका प्रॉब्लम ये था कि ये ना ही सिर्फ ओजोन को डिप्लीट कर रही हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ा रही हैं, यानी कि इनका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 2000 टाइम्स ज्यादा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस वजह से ये जो HCFCs हैं यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसको भी फेज आउट करने की बात की गई किसमें? मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट में। अब देखते हैं किगाली अमेंडमेंट क्या है। अनदर ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि HFCs। अब ये कहां से आए? हमने HCFCs के बारे में बात की कि उनमें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी बहुत हाई है उनका और वो ओजोन को डिप्लीट करने में भी रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें ऐसा लगा, सारी कंट्रीज को ऐसा लगा कि हमें इसका कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए जो कि ओजोन लेयर डिप्लीशन ना करता हो। तो सारी कंट्रीज या फिर डेवलप्ड कंट्रीज HFCs के साथ आई, मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि ये एक नॉन ओजोन डिप्लीटिंग ऑल्टरनेटिव है कि इससे ओजोन लेयर डिप्लीशन नहीं हो रहा है, टू सपोर्ट द टाइमली फेज आउट ऑफ CFCs एंड HCFCs। लेकिन कुछ दिन बाद ही पता चला दैट HCFCs आर, अब तो ये एयर कंडीशनर्स में, क्योंकि ऑल्टरनेटिव था तो सारी ही कंट्रीज ने इसको एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, एरोसोल फोम, जहां पर भी CFC यूज हो रही थी या HCFC यूज हो रही थी वहां पर पूरा ऑल्टरनेटिव के रूप में हमने HFCs को ले लिया। लेकिन while these chemicals do not deplete the stratospheric ozone layer, some of them have high GWPs यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका भी बहुत हाई है, फ्रॉम 12 to 14,000। अब अगर इसको हम कंटिन्यूसली यूज करते रहेंगे तो हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट होने से तो बच जाएगी, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, विच वी डजंट वांट, राइट? So uncontrolled growth of HFC emission therefore challenges efforts to keep global temperature rise at or below, यानी कि वैसे भी हमारा ये सारी कंट्रीज का ये एम है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ ही रही है विद एवरी ईयर, लेकिन वो 2 डिग्री के ऊपर ना जाए। लेकिन अगर हम HFCs का यूज कंटिन्यू करते हैं तो ये 2 डिग्री के ऊपर जाएगा। दैट वाज अ प्रॉब्लम। सो ये किस में केटर किया गया? ये किया गया जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की एक मीटिंग हुई, agreement reached agreement at their 28th meeting of the parties on 15th October 2016। 2016 में किगाली रोंडा में यहाँ पर एक मीटिंग हुई, 28th मीटिंग थी ये, पार्टीज की जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी, और सबने एग्री किया दैट वी नीड टू फेज डाउन HFCs ऑल्सो। हम HFCs को भी हमें फेज डाउन करना है धीरे धीरे करके। So the pathway to implement the HFC phase down is to reduce dependency on high GWP alternatives, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जिनका ज्यादा है उनको हम ना यूज करें और
क्या क्या होना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज भी यूज हो, मतलब ऐसा कुछ हो जो कि ग्लोबल वार्मिंग भी ना बढ़ाए, ना ही ओजोन लेयर डिप्लीशन में के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, कोई बेटर ग्रीन वे हो इसका जिसमें हम कुछ और ऑल्टरनेटिव को देख सकें। तो ऐसा सारी ही कंट्रीज ने एग्री किया। कब? 15 अक्टूबर 2016। डेट और ईयर जरूर याद रखिएगा। अब ये एक टेबल है जिसमें दिया हुआ है कि ग्रुप 1 कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो 2019 ऑनवर्ड्स ये वाला जो एग्रीमेंट है इस पर काम करना शुरू कर देंगी, यानी कि फेज डाउन शुरू कर देंगी। किसका फेज आउट करना शुरू कर देंगी? HFCs का, जो कि यूज हो रहा है अभी टिल 2036। 85% ऑफ 2011 एंड 13, मतलब 2011-13 में जो यूजेज था HFCs का, उसका 85% तक कम करेंगी। कब तक? 2036। ये तीनों की टेबल दी हुई है। ग्रुप 2 में भी डेवलपिंग कंट्रीज आती हैं जो कि चाइना, ब्राजील वगैरह जिसमें आते हैं, और ग्रुप 3 में इंडिया आती है, जिसको कि 2018 ऑनवर्ड से ये काम फेज डाउन वाला काम शुरू कर देना है टिल 2047 तक। With the full and sustained implementation of Montreal Protocol, the ozone layer is protected to recover by the middle of this century। क्योंकि एफर्ट सारी ही कंट्रीज ने एक साथ दिखाए, सबने अग्री किया इस प्रॉब्लम के ऊपर, इसलिए मिडिल ऑफ दिस सेंचुरी तक जो ओजोन लेयर है उसको हम काफी हद तक प्रोटेक्ट करने में सक्षम रहेंगे। विदाउट दिस ट्रीटी, अगर ये ट्रीटी नहीं आई होती तो ओजोन डिप्लीशन 2050 तक डबल 10 फोल्ड्स तक वो हो जाता और ओजोन लेयर लगभग डिप्लीट हो जाती। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैज प्रूवन टू बी innovative and successful and is the first treaty to achieve universal ratification by all countries in the world, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो ये मेन चीजें आपको याद रखनी है। पहली बात तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये किस लिए है, और वियना कन्वेंशन किस लिए है, और किगाली एग्रीमेंट किस लिए है। मतलब ये ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए है, ये याद रखिएगा, बिकॉज आप एक साथ बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशन पढ़ते हैं तो आप भूल सकते हैं, बट इन तीनों को आप साथ में पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा इनका रीजन। ईयर याद रखिएगा कब फोर्स में आए हैं ये तीनों ही, ठीक है। किगाली एग्रीमेंट स्पेशली बिकॉज ये सबसे न्यू है, और इसके अलावा और भी जितनी डिटेल्स हैं उनको, कि कौन से केमिकल्स और HFCs किसके ऑल्टरनेटिव में यूज किए गए, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दीजिए, या फिर आपको कोई और भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। थैंक यू।